हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। आज हम सभी विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे कि विकास के सिद्धांत, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, यहाँ समय का थोड़ा अभाव भी रहता है, तो मुख्य सिद्धांतों के विषय में स्पेशली चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सिद्धांत क्या बताता है? दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, कि ये क्या बताएगा कि विकास एक निश्चित दिशा से होती है। अच्छा, इसके अंतर्गत निश्चित दिशा का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बालक सबसे पहले जन्म लेगा फिर कुछ समय बाद खड़े होकर चलने लगेगा, बल्कि पहले बैठना सीखना, फिर खड़े होना, फिर एक दो स्टेप चलना और फिर उसके बाद धीरे धीरे चलने की शुरुआत करता है। ये सारे विकास में है कि ये विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है, चाहे वो भाषा विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसके अंतर्गत आएंगे जो है इसके दो पार्ट हैं। देखिए, पहला ए लिख देते हैं, मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी सिफेलोकैलिडुअस इसको कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मस्तक और अधोमुखी, यानी सिर से पैर की ओर विकास होना। सिर से पैर की ओर शारीरिक विकास बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बालक सबसे पहले जब जन्म लेता है तो 3 महीने में अपने सिर पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाता है। 5 या 6 महीने का है तो वो गर्दन को अच्छी तरह से ऐसे घुमा सकता है। फिर अगर उससे बड़ा होता है, जैसे कि 6 माह का हो जाता है, तो वो सपोर्ट के साथ हल्का बैठाने पर बैठ सकता है। 9 माह का बिना सपोर्ट के भी बैठ सकता है। 12 माह में वो किसी वस्तु को या किसी चीज़ को पकड़ करके खड़ा हो सकता है और 15 से 16 माह में वो चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन विकास हमेशा व्यक्तिगत होते हैं, सार्वभौमिक होते हुए भी व्यक्तिगत इसमें इसकी जो गति है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ये नहीं कहेंगे कि जो मैंने बता दिया उसी स्टेज में वो काम करेंगे। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग भी दिखाई देता है। तो अगर इसको देखें तो सिंपल क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले सिर का विकास हुआ, फिर गर्दन का, फिर धड़ का और उसके बाद पैरों का विकास, है ना। अब इसी में एक और बी पॉइंट आएगा जो कि कहलाएगा निकट दूर क्रम। निकट दूर क्रम। प्रॉक्सी मॉडेस्टल कहते हैं इसको, निकट दूर क्रम को। इसमें क्या होता है कि अगर मेरुदंड को, ये आपका सर हो गया, है ना, और शरीर का पूरा बैलेंस किस पे निर्भर करता है? शरीर के मेरुदंड, ये वाली जो होती है उस पे सारा शरीर का वजन निर्भर करता है। तो अगर इसको हम केंद्र मान ले, मेरुदंड को अगर केंद्र मान ले, तो केंद्र के जो निकट अंग पड़ेंगे उनका सर्वप्रथम विकास होगा और जो केंद्र से दूर होंगे उनका सबसे लास्ट में विकास होगा। तो केंद्र से सबसे निकट में कौन दिख रहा है? एक तो आपका गर्दन और सर हो गया, है ना, फिर उसके बाद आपके हाथ हो गए, हाथ और पैर, और सबसे दूर उंगलियां, है ना। तो अगर केंद्र माना गया तो केंद्र के पास में आपका धड़ आया, फिर धड़ के बाद आपके हाथ आए और हाथ के बाद उंगलियां सबसे लास्ट में आई। तो इस प्रकार से निकट दूर क्रम में किस क्रम में विकास होगा? धड़, हाथ, पैर और सबसे लास्ट में उंगलियों का विकास दिखाई देगा। स्टूडेंट, अगला देखिए तो निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत आपका क्या बताता है
कि बालक का विकास निरंतर चलता रहता है, यानी वो किसी भी समय रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जो है जब तक 5 वर्ष का नहीं होगा तब तक कि छठे वर्ष वाले लक्षण नहीं होंगे, बल्कि यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है जो कि मृत्यु पर्यंत दिखती रहती है। फिर उसके बाद अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यह बताता है कि पर्सन टू पर्सन इसकी गति अलग अलग होती है। जैसे कि कोई बालक बहुत जल्दी बोलना प्रारंभ कर देता है और कोई बालक बहुत लेट बोलता है। अगर जैसे दांतों की बात की जाए तो 9 माह में बालक का प्रथम दांत निकलता है, लेकिन अगर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, कमज़ोर है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो क्या होगा कि वो 10, 11 या 12वें माह में उसका प्रथम दांत निकलेगा। तो यह क्या बताता है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हो रहा है। फिर अगला है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होगा, जैसे कि शैशवावस्था के गुण आएंगे, फिर उसके बाद बाल्यावस्था के गुण आएंगे, फिर उसके बाद किशोरावस्था के गुण आएंगे और उसके बाद प्रौढ़ावस्था के गुण आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी विकास अपने क्रम को तोड़ करके पहले आ जाए, ऐसा नहीं, एक निश्चित क्रम में ही चलेगा। ये चाहे भाषा विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सारे विकास में क्या एक निश्चित क्रम होता है। फिर उसके बाद आएगा समान प्रतिमान सिद्धांत। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और कॉपी में इम्पॉर्टेंट नोट करिएगा इसके आगे। समान प्रतिमान क्या बताता है कि विकास के कुछ समान प्रतिमान हैं जो कि हर बालक में अवश्य ही दिखाई देंगे, भले ही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण देर से वो लक्षण दिखाई दे। जैसे कि अगर भाषा विकास की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि भाषा विकास सिर्फ उन्हीं का होगा जो कि केवल विद्यालय जाते हों, बल्कि बालक बोलना तो सीखेगा ही, उसकी भाषा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो सकती है या कुछ कमी के साथ हो सकती है। तो इस प्रकार से समान प्रतिमान, समान लक्षण समान आयु में अवश्य ही दिखाई देंगे, चाहे उसके लिए व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो। फिर इसमें आएगा अगला परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये बताता है कि हर एक विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे कि कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार से अगर मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो सामयिक विकास अच्छा होगा, सामयिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास अच्छा होगा। अगर ये सारे विकास अच्छे हैं तो चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास अच्छा होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर बालक प्रारंभ के जो है अवस्थाओं में, मान लीजिए शैशवावस्था में 2 साल 3 साल तक बहुत लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गया है, तो फलस्वरूप क्या होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, उसके भाषाई स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, उसके संवेगात्मक स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि विभिन्न स्वास्थ्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। ये क्या बताता है कि विकास जब प्रारंभ होता है तो एक सामान्य रूप से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे उसमें विशिष्टता आती चली जाती है। इसको एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर बालक को प्रारंभ में हम पेन पकड़ाएंगे तो कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ता है और ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे लाइन खींचता चला जाता है। 6 माह के बालक को यदि हम पेन पकड़ाएं तो ऐसे ही पकड़ेगा। फिर उसके बाद अगर 2 वर्ष के बालक को पेन पकड़ाएंगे तो वो क्या करेगा, सारी उंगलियों का इस्तेमाल करेगा और एक सीधी रेखा खींचने का प्रयास करेगा जो कि हल्की टेढ़ी या तिरछी सी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जब 3-3.5 वर्ष का या 4 वर्ष का हो जाएगा तो वो एक उंगली हटा करके, और इसी प्रकार से 5 या 6 वर्ष का होगा तो 3 उंगली से पेंसिल या पेन को पकड़ने लग जाएगा। उसमें विशिष्टता आ जाएगी और अक्षर को भी वह ध्यान से लिख लेगा। तो ये क्या है कि ये तो शारीरिक एक तरह से बताया गया। हर एक उदाहरण में ऐसे देखा जा सकता है कि पहले सामान्य रूप से ये शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ये विकास विशिष्ट होता चला जाता है। जैसे कि बालक पहले बोलता है तो 1-2 शब्द बोलना प्रारंभ करता है, फिर छोटे वाक्य बोलता है और फिर उसके बाद बड़े बड़े वाक्य बोलने लग जाता है। तो भाषा विकास में भी सामान्य से विशिष्टता देखी जाती है।
फिर उसके बाद आपका सिद्धांत एक है वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि बालक के ऊपर दोनों का जो है इफ़ेक्ट बराबर पड़ता है। यह दोनों वंशानुक्रम और वातावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ना कि वंशानुक्रम को हटाया जा सकता है ना वातावरण को हटाया जा सकता है। अगर हम ये कहें कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है, उसको बिना मिट्टी के क्या उगाया जा सकता है? या बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिट्टी है, पानी है, प्रकाश है, क्या बिना बीज के पौधे को उगाया जा सकता है? नहीं। उसी प्रकार से अगर वंशानुक्रम बीज है तो वातावरण मिट्टी, पानी, प्रकाश ये सारी चीज़ें हैं और दोनों के सम्मिलित रूप से ही बालक का विकास अच्छी प्रकार से होता है। वंशानुक्रम और वातावरण की जो परस्पर अंतरक्रिया है, इसको वुडवर्थ ने एक फार्मूले के रूप में प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दो गणित वृद्धि, वुडवर्थ ने बताया है कि वंशानुक्रम और वातावरण विकास के जो है वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का योग है विकास। यानी अगर वंशानुक्रम अच्छा होगा और बालक का वातावरण भी अच्छा होगा तो इन दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया उसके गुणनफल के बराबर होगी, ना कि उसके जोड़ के बराबर होगी। मतलब समझिएगा कि अगर वंशानुक्रम को 4 माने और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अगर जोड़ के बराबर होती तो 4 दूना 8 ही रह जाता है ना। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर बालक के वंशानुक्रम अच्छा है, यानी बौद्धिक क्षमता को ही अगर उदाहरण में ले ले तो बौद्धिक क्षमता अगर वंशानुक्रम से मिली हुई है, प्लस उसको अच्छे एटमॉस्फेयर भी मिल गया, वातावरण भी अच्छा मिल गया, तो वो द्विगुणित वृद्धि करेगा। यानी कि उसका विकास सिर्फ अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वातावरण सिर्फ अच्छा है, वंशानुक्रम थोड़ा जो है बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है, तो भी विकास अच्छा होगा। अगर बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, यानी वंशानुक्रम अच्छा है और वातावरण नहीं उस हिसाब से मिल पाया, तो भी उसका बौद्धिक विकास होगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वह गुणनफल के योग के बराबर उसका विकास दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।